रामेश्वर रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। वह कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस जगह पर वह खुदाई कर रहा है उस जगह नाग का परिवार रहता है। रामेश्वर ने कुदाल मारी और पत्थर के नीचे एक बड़े बिल में रहने वाली नागिन दर्द से तिलमिला उठी। उस नागिन के शरीर पर उस कुदाल का वार हुआ था। रामेश्वर ने जब कुदाल को देखा तब उसे खून लगा हुआ दिखाई दिया। उस खून को देखकर रामेश्वर ने नीचे झुककर देखा तो उसे वह नागिन दिखाई दी। रामेश्वर ने नागिन का सर पकड़कर बाहर निकाला और उस पर औषधि लेप लगाया। फिर उसे अपने बिल में छोड़ दिया। रामेश्वर सोच रहा था कि नागिन अब ठीक हो जाएगी। रामेश्वर घर आ गया लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। रामेश्वर की पत्नी सुशीला ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, रामेश्वर ने बताया। ऐसा क्या हुआ है? रामेश्वर की बेटी सुंदरी ने रामेश्वर के पास आते हुए पूछा। बेटी, आज कुदाल से खेत में खुदाई करते समय एक नागिन जख्मी हो गई। उसका पेट देखकर लग रहा था कि जैसे वह गर्भवती हो। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। रामेश्वर की यह बात सुनकर सुशीला ने कहा, फिर आपने क्या किया? रामेश्वर ने बताना शुरू किया कि कैसे उसने नागिन को पकड़ा और उस पर लेप लगाकर फिर उसे उसके बिल में छोड़ दिया। पिताजी, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वह नागिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, उम्मीद तो वही है, रामेश्वर ने मायूस होकर कहा। नागिन अपनी बिल में आ गई लेकिन अभी भी वो बहुत दर्द में थी। कुछ देर के बाद उसका नाग अपने बिल में आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर पर घाव के निशान हैं और वो दर्द से तड़प रही है। नागिन गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में अपने अंडे डालने वाली थी। नाग को अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने नागिन से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब नागिन ने उसे रामेश्वर के बारे में बताया। नाग गुस्से से फुफकारने लगा। उसने ये ठान लिया कि जिस रामेश्वर की वजह से उसकी प्यारी पत्नी की ऐसी हालत हुई है उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन नाग धीरे से बिल से बाहर आया और छुपकर देखने लगा। तब सुंदरी खेत में रामेश्वर के साथ काम कर रही थी। सुंदरी को देखकर नाग ने सोचा कि रामेश्वर को सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी का सहारा लेना चाहिए। किसी काम से रामेश्वर खेत से थोड़ा दूर चला गया। ये देखकर नाग ने अपने जादू से अपना रूप बदला और वो एक आदमी का रूप लेकर सुंदरी के पास आया। उसने कहा, बेटी, मेरा नाम नागेश है। मैं यही पास में रहता हूं। इस गांव में नया हो, किसी से पहचान नहीं है मेरी। मेरी पत्नी गर्भवती है और बहुत बीमार है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। नागेश की ये बात सुनकर सुंदरी ने कहा, अरे चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए, मैं चलती हूं आपके साथ। बस मेरे पिताजी जरा बाहर गए हैं, उन्हें बताकर आती हूं। नहीं नहीं, उतना समय नहीं है। अगर देर हो गई तो पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या हो जाएगा। अब नागेश गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर सुंदरी ने सोचा कि ठीक है, पिताजी को वापस आने के बाद बता दूंगी। अभी इनके साथ जाना बहुत जरूरी है। सुंदरी नागेश के साथ जाने लगी। उसके ही खेत के कुछ दूर जाने के बाद नागेश कहता है, रुको, यही मेरा घर है। उसकी यह बात सुंदरी को बहुत अजीब लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके ही खेत में नागेश का घर कैसे हो सकता है। चाचा, ये तो हमारा खेत है, यहां आपका घर कैसे हो सकता है? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। सुंदरी की यह बात सुनकर नागेश ने अपने जादू से फिर अपना रूप बदला और वह अपने असली रूप में आ गया। अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़े नाग को देखकर सुंदरी डर के मारे कांपने लगी। नाग ने अपना बड़ा मुंह खोला और सुंदरी को अपने मुंह में लेकर बिल के अंदर चला गया। बिल के अंदर नागिन को जख्मी हालत में देखकर सुंदरी समझ गई कि उसके पिताजी से गलती से जिस नागिन को घाव हुआ था यह वही है। उसने हाथ जोड़कर नाग और नागिन से माफी मांगी, लेकिन नाग और नागिन दोनों भी रामेश्वर को माफ करने के फिराक में नहीं थे। नाग ने सुंदरी से कहा कि अब उस किसान को समझ आएगा कि अपने प्रियजनों को तकलीफ होती है तो कैसा महसूस होता है। सुंदरी को लगा कि अब वह दोनों उसे डस लेंगे और उसकी मौत हो जाएगी। सुंदरी हाथ जोड़कर उन्हें कहने लगी कि उसे मत मारे। तब नाग ने कहा कि वह उसे मारेंगे नहीं, पर जब तक
गर्भवती नागिन के अंडे सही सलामत बाहर नहीं आते तब तक उसे नागिन का ध्यान रखना होगा। सुंदरी के पास हाँ कहने के सिवा और कोई चारा नहीं था, वह वहीं रुक गई। इधर खेत में रामेश्वर सुंदरी को आवाज देकर थक गया, लेकिन उसकी पुकार पर सुंदरी नहीं आई। अब वह घर वापस आ गया। घर आकर उसने सुशीला से पूछा कि सुंदरी कहाँ है। तब सुशीला ने बताया कि वह अभी तक घर नहीं आई है। सुंदरी को लेकर दोनों बहुत परेशान हो गए। रामेश्वर ने पूरे गांव में सुंदरी को ढूंढा, लेकिन उसे सुंदरी कहीं नहीं मिली। सुंदरी ऐसी जगह पर थी जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। कुछ दिन बीत गए। नागिन ने अब अपने अंडे अपने शरीर से बाहर निकाले। सुंदरी ने कहा कि अब मुझे अपने घर जाने दीजिए। नागिन ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तक तुम्हारे पिता को पूरी सजा नहीं मिली है। जब तक मेरे बच्चे अंडों से बाहर नहीं आते तब तक तुम यही रहोगी। सुंदरी चुप हो गई और नागिन के बच्चे अंडे से कब बाहर आएंगे उसका इंतजार करने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद नागिन के अंडों का छिलका टूटने लगा। नागिन समझ गई कि अब उसके बच्चे बाहर आने वाले हैं। दिल में अंधेरा था, इसलिए नागिन ने मिट्टी का एक दिया सुंदरी को जलाने को कहा और सुंदरी उस जलते दिए को लेकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद एक एक करके छिलके टूटने लगे और नागिन के बच्चे अंडों से बाहर आ गए। सभी बच्चे बिलबिलाने लगे और सुंदरी के पास जाने लगे। उन बच्चों को ऐसे बिलबिलाता हुआ देखकर सुंदरी डर गई और डर की वजह से सुंदरी के हाथ से वो जलता दिया नीचे गिर जाता है, जिससे नागिन के बच्चों की पूंछें जल जाती है। ये देखकर नाग और नागिन दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कि नागिन कुछ करे, सुंदरी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगती है और अपने घर वापस जाने की अर्जी करती है। नाग को उस पर दया आती है और वो उसे बिल से बाहर छोड़ देता है। अब सुंदरी अपने घर चली आती है। उसे देखकर रामेश्वर और सुशीला दोनों खुश होकर उसे गले लगाते हैं। रामेश्वर सुंदरी से पूछता है कि इतने दिन तुम कहाँ थी और किस हाल में थी। तब सुंदरी सब सच बता देती है, जिसे सुनकर विश्वास करना भी रामेश्वर और सुशीला के लिए मुश्किल हो जाता है। रामेश्वर कहता है, ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब नाग और नागिन ने तुम्हें वापस भेज दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल सहनी पड़ी बेटी। रामेश्वर सुंदरी से माफी मांगने लगता है। तब सुंदरी उसके गले मिलती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। इधर बिल में नागिन के बच्चे बड़े हो रहे थे। नागिन के बच्चों ने एक दिन देखा कि उनके माता पिता की पूंछें लंबी है, लेकिन उनकी पूंछें छोटी और जली हुई है। ये देखकर नागिन के एक बेटे ने पूछा, ऐसा क्यों मां, हमारी पूंछें ऐसी क्यों है। तब नागिन ने बताया कि कैसे रामेश्वर ने उसके शरीर पर घाव किया था और सभी बच्चे मरते मरते बचे थे। और फिर सुंदरी के हाथ से दिया गिरने की वजह से उन बच्चों की पूंछें जल गई थीं। ये सुनकर सभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और फिर सुंदरी से बदला लेने की बात करते हैं। नागिन के सभी बच्चों के पास रूप बदलने की शक्ति थी। नागिन की बेटी अपने भाइयों को एक योजना बताती है। सभी एक दिन छुपकर देखते हैं कि रामेश्वर का परिवार किस समय खेत में काम करता है। नागिन की बेटी एक दिन सुंदर लड़की का रूप लेकर सुंदरी से मिलती है और उसे अपना नाम मालती बताती है। कुछ दिनों में सुंदरी और मालती की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मालती अब अक्सर सुंदरी के घर आने जाने लगती है, लेकिन वो कहाँ रहती है ये अब तक किसी को पता नहीं था। एक दो बार जब सुंदरी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा था, तब उसने बात को टाल दिया था। ऐसे ही एक दिन उसके जाने के बाद रामेश्वर और सुशीला ने सुंदरी से पूछा, तुम्हारी ये सहेली मालती बहुत प्यारी है, लेकिन वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती है। कहाँ रहती है, उसके माता पिता कौन है, क्या करते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। उनके इन सवालों के जवाब सुंदरी के पास भी नहीं थे। उसने बस उन दोनों से इतना ही कहा कि मैं भी नहीं जानती, लेकिन मालती को बुरा ना लगे इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूं। अब लगभग रोज ही मालती बनी नागिन की बेटी सुंदरी के साथ रामेश्वर के घर आने लगती है, लेकिन अभी भी उसे सुंदरी या बाकी किसी को डसने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो अपने बेल में गई, तब उसके भाइयों ने पूछा कि अब तक तुमने उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा है। तब उसने बताया कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है और शायद उनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो हर बार बच जाते हैं।
लेकिन मैं अब जल्दी ही उनके पूरे खानदान को सबक सिखाऊंगी। उस समय नाग और नागिन ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें ये बदले की भावना छोड़ देनी चाहिए। हम दोनों उन्हें पहले ही सजा दे चुके हैं। लेकिन बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि बिना पूछे हमारी खूबसूरती को दाग लगाया है। नाग का लचीला शरीर और उसकी लंबी पूंछ उसकी सुंदरता की निशानी होते हैं, जो उस लड़की ने हमसे छीन लिया है। इसीलिए अब हम भी उसका सब कुछ छीन लेंगे। बहना, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए तुम जल्दी कुछ करो। अगले दिन मालती सुंदरी के घर आती है और उसे कहती है कि आज उसके घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं और वो घर पर अकेली है, लेकिन उसे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तब रामेश्वर कहता है, बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज रात तुम यही रुक जाओ। वो भी यही चाहती थी, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे हाँ कह देती है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। मालती सुंदरी के साथ उसके कमरे में सो जाती है। कुछ देर के बाद सुंदरी गहरी नींद में सो जाती है और इसी बात की तसल्ली करके मालती अब अपने असली नागिन के रूप में आ जाती है। वो अपने मन में कहने लगती है कि बस आज तुम सबकी आखिरी रात है। सबसे पहले मैं इसे ही डसूंगी जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाइयों की पूंछें जल गई है। नागिन अब रेंगते हुए सुंदरी के पास आती है और उसे डसने ही वाली होती है कि तभी रामेश्वर आता है और एक लकड़ी से नागिन का सर पकड़कर रोकता है। अब वो कुछ नहीं कर पाती है। रामेश्वर का एक दोस्त आकर नागिन को पकड़कर जाली वाले एक थैली में रख देता है। उस आवाज से सुंदरी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि मालती उसके पास नहीं है। रामेश्वर को उसके कमरे में देखकर सुंदरी पूछती है, क्या हुआ? यह शोर कैसा? और मालती कहाँ है? पर अपनी सहेली के लिए सुंदरी को इतना परेशान देखकर रामेश्वर ने उसे थैली के अंदर की नागिन दिखाई। नागिन को देखकर सुंदरी डर जाती है और सोचने लगती है कि शायद उस नागिन ने मालती को डस लिया है। लेकिन तब रामेश्वर उसे बताता है कि वो नागिन ही मालती है। यह सुनकर सुंदरी को बहुत धक्का लगता है। वो पूछती है, आपको ये कैसे पता? तब रामेश्वर ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी इस नई और अनोखी दोस्त पर नजर रख रहा था। कुछ दिनों से हमारे घर का खाना जहरीला हो रहा था, पर मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। तुम्हें तो पता है कि मैं रोज खाना खाने से पहले गांव के गली के कुत्तों और पक्षियों को खाना खिलाता हूं। उस दिन भी मैं रोज की तरह उन्हें खाना दे आया और उसके बाद मुझे पता चला कि उन कुत्तों और पक्षियों की मौत हो गई है। मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने इस पर नजर रखना शुरू किया। जब ये हमारे घर आती थी तब हमें बातों में उलझाकर खाने में अपना जहर मिला देती थी। इसका मंसूबा हम सबको एक साथ ही मार डालना था, लेकिन मैं हर बार वो खाना फेंक देता था और इसकी योजना पलट देता था। शाम को जब ये हमारे घर से निकलती थी तब मेरा ये दोस्त उसके पीछे जाकर देखता था। तब हमें पता चला कि ये हमारे ही खेत के उस बिल में जाती है और तभी मैं समझ गया था कि ये नागिन है। आज जब इसने खुद ये बात कही कि उसके घर में कोई नहीं है, तब मुझे भी मौका दिखाई देने लगा इसे पकड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि आज की रात यही रुक जाओ। पर सुंदरी ने पूछा, अब इसके साथ क्या करेंगे? नाग को मारना तो पाप होता है। रामेश्वर ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। इसलिए अब इसे और इसके परिवार को जंगल में छोड़ आएंगे, जहां इन्हें किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं होगी और ये भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर रामेश्वर और उसका दोस्त उस नागिन को अपने खेत में लेकर जाते हैं और बिल से नकी के पूरे परिवार को बाहर निकालते हैं। उन सब को अलग अलग थैलियों में भरकर दूर जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, जहां से वे कभी फिर इंसानी बस्ती में वापस नहीं आ पाते। रामेश्वर की सूझबूझ से उसके परिवार की जान बच जाती है और नागों को भी नया और सुरक्षित घर मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।